दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज समय आप सभी जानते हैं कि देश के अंदर इस समय लगातार अडानी का मुद्दा छाया हुआ है और अडानी ग्रुप का जो मुद्दा है वह लोकसभा में भी लगातार विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है और सरकार उस पर बहस करने से लगातार बच रही है। और विपक्ष का यही आरोप है कहीं न कहीं सरकार की प्रधानमंत्री की अडानी से भी मिलीभगत है। इसलिए सरकार उन मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहती जो लगातार भारत के साथ-साथ पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में अडानी के व्यापार को लेकर या उनके बिज़नेस जिस तरह से वह करते हैं उसको लेकर लगातार उठ रहे हैं। और साथ ही बड़ा सवाल ये भी आता है कि जिस तरह से डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार उसका जो मूल्य है कम होता जा रहा है। ऐसे में जब सरकार ये दावा करती है या हमारे देश की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है। अर्थव्यवस्था का लगातार आगे बढ़ना, जैसा बताया जाता है कि दुनिया की चौथी या 5वीं अर्थव्यवस्था में हम शामिल हैं। उसके बाद रुपये का हमारा मूल्य कम होना लगातार डॉलर की तुलना में, ये क्या है? तो इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और खासतौर बिज़नेस जर्नलिस्ट जो हैं, बहुत ही ख्याति प्राप्त, वो आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। उनका परिचय हम आपसे करा देते हैं। हमारे हिमांशु बयानी जी गुजरात से जुड़े हैं, बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। हिमांशु जी, जैसे कि जो इस समय वर्तमान अगर हम दौर देखें, लगातार अडानी का मुद्दा पार्लियामेंट के अंदर भी छाया हुआ है, पार्लियामेंट के बाहर भी छाया हुआ है। विपक्ष के सांसद लगातार इस मुद्दे को पर सरकार को घेर रहे हैं और सरकार भी लगातार इस विषय से कन्नी काटती दिखाई देती है। आज भी लोकसभा के प्रांगण के अंदर, सदन के बाहर विपक्षी सांसदों ने पूरी मानव श्रृंखला बनाई और लगातार उन्होंने मुद्दा उठाया। आखिरकार ऐसे कौन से कारण है कि सरकार इस मुद्दे पर बहस करने से बचना चाह रही है और लगातार विपक्ष दबाव पे दबाव बना रहा है, पार्लियामेंट के बाहर भी, पार्लियामेंट के अंदर भी। तो आप क्या समझते हैं कि इसका जो हल है, सॉल्यूशन है, क्या हाल-फिलहाल कुछ निकलता दिखाई देता है? सरकार और विपक्ष के बीच जो गतिरोध लगातार इस मुद्दे पे बना हुआ है, उसका हल निकल सकता है या वे गतिरोध ऐसे ही बना रहेगा? क्या लगता है आपको? नमस्कार संवाद इंडिया के दर्शकों को जो भी ये शो देख रहे हैं और आपको। देखिए, मुझे नहीं लग रहा है कि सरकार इस मुद्दे के ऊपर कोई बहस करने के मूड में है। क्योंकि जिस तरीके से डे वन से शीतकालीन सत्र जो शुरू हुआ और उसमें जैसे ही अदानी का नाम लिया गया, तो दोनों सभा खंड के जो स्पीकर्स हैं, मतलब जो स्पीकर्स हैं, उन्होंने बोल दिया कि भाई ये रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। रिकॉर्ड पे ना जाना इटसेल्फ ही ये बताता है कि मतलब सत्ता में बैठे लोग इस मुद्दे के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते, उसको दरकिनार करना चाह करके रखना चाहते, कहते हैं कि ये किसी उद्योग गृह का मामला है, इसके लिए सदन में चर्चा करने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन क्या पिछले जितने भी मतलब ऐसे मुद्दों के ऊपर चर्चा नहीं हुई सदन में हमने बिल्कुल कोयला घोटाला और 2G स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम के बारे में हमने स्वर्गीय श्री सुषमा स्वराज जी को बहस करते हुए देखा है। हमने स्वर्गीय श्री अरुण अरुण जेटली जी को जेटली जी। बहस करते हुए देखा है। ये सब नेता बहस करते थे। उसके पहले की अगर हम बात करें 80 के दशक की या 90 के दशक की, उसमें जो हर्षद मेहता स्कैम हुआ या केतन पारेख का स्कैम हुआ, तो जिस तरीके से संसद में वहां पे बहस हुई, इनफैक्ट केतन पारेख के स्कैम के टाइम तो जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी, यशवंत सिन्हा फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने तो मांग आई उससे पहले जेपीसी बिठा दी थी। इसके पहले की अगर हम बात करें तो उसके पहले जो भी घोटाले हुए, चाहे जीप घोटाला हो या पौंडीचेरी का स्कैम हो या राशन कार्ड का स्कैम हो, तो बिल्कुल चर्चाएं हुई है और रिकॉर्ड पे गई है। इसमें क्यों ये रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा है, रिकॉर्ड पे ना लेके सभा खंड जो है वो कौन सा एक नया रिकॉर्ड कायम करना चाहती है, मुझे समझ नहीं आता। और रिकॉर्ड पे आप क्यों नहीं लेना चाहते जब क्यों मीडिया, नहीं? सोशल मीडिया, सब जगह पे ये मुद्दा, मतलब वहां से तो आप हटा नहीं सकते। और वहां से ये बात भी और ये हकीकत भी आप नहीं हटा पाएंगे कि संसद में इस बात को रिकॉर्ड पे नहीं लिया गया था। तो मुझे नहीं लगता है कि सत्ता पक्ष इस मुद्दे को लेके कोई बात करना चाहती है। और आज जिस तरीके से डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने जो अपना वक्तव्य दिया और कहा कि पिछले 3 सालों से लगातार जब भी संसद का सत्र शुरू होता है तो कोई ना कोई ऐसी ताकत है, मतलब ऐसे रिपोर्ट लेके आती है और विरोध पक्ष उसको लेके हंगामा करना शुरू कर देता है। बाद में धनखड़ जी ने कहा कि डीप डार्क स्टेट। तो ये 3 साल से हो रहा है भाई साहब, आप यहाँ पे सत्ता पक्ष में बैठे और आप ऐसा वीक स्टेटमेंट दे रहे हैं। मतलब ये एक तरीके से एस्केपिज्म है कि आप इस मुद्दे के ऊपर बहस नहीं करना चाहते। और अदानी का नाम लेते ही जैसे 440 वोट का झटका लगता है सभी को संसद में, मतलब ये क्या है? बहस कीजिए ना, बिल्कुल बहस कीजिए, क्यों नहीं करना चाहते? आप बहस तो कीजिए, जो भी होगा आपका, जो भी आउटकम है, आप अपना पक्ष रखिए, विरोध पक्ष के जो लोग हैं वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन बहस तो कीजिए। इतना बड़ा मामला है, एक के बाद एक उसकी तार कहीं ना कहीं खुलती हुई नजर आ रही है। कॉर्पोरेट वॉर है जो पॉलिटिकल अरीना में आ चुका है। आप बोलेंगे ठीक है, कॉर्पोरेट वॉर है, हमको पॉलिटिकल अरीना में इसको डिस्कस नहीं करना है, लेकिन ये पॉलिटिकल अरीना में आ चुका है। ये कंट्री की डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को भी असर करना शुरू कर दिया है। तो आप इस मुद्दे को लेकर चर्चा क्यों नहीं कर रहे?
और जब आप बोल रहे कि 3 साल से लगातार आपने तारीख के साथ, रिपोर्ट्स के साथ, पेगासस वाला ये वो सब मामला कह के बोल दिया कि फॉरेन की कोई ताकतें कर रही है, तो यहाँ पे हमने कानून बनाया है कि देश की अर्थव्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ करेगा वो हमारे देश का गुनहगार होगा। तो जैसे अदानी के सामने इंडाइटमेंट हुआ है, वैसे आप उनके सामने भी मतलब सबूत इकट्ठा कीजिए, उनको भी इंडाइट कीजिए यहाँ की कोर्ट में कि आप हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप हमारी जो मतलब जो लोकतंत्र है हमारा, डेमोक्रेसी, उसके साथ आप ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते। क्यों ये आप नहीं कर रहे? जॉर्ज सोरोस ग्रुप है, उसको बुलाइए, उसके खिलाफ सबूत लेके। और आपके फ्रेंड्स फॉर बीजेपी पूरी दुनिया में है फैले हुए। जब भी आपको कोई भी फंक्शन करना होता है तो आ जाती है पब्लिक। तो क्या खाने पीने के लिए पब्लिक आ जाती है? ये कैसा राष्ट्रवाद है? राष्ट्र की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पे हमला हो रहा है, राष्ट्र की अर्थनीति पे हमला हो रहा है, और वहां सब मतलब जा जाते हैं खाना खाने और हो अल्लाह करने के लिए। लेकिन जब ऐसी बातें आती है तो राष्ट्र के खिलाफ कुछ साजिश हो रही है उनके मुल्क में, तो वो तब वहां के नागरिक बन जाते हैं। तो वो भारतीय नागरिक नहीं रहते, वो भारत का भला नहीं सोचते। आप ही के है ना फ्रेंड्स फॉर बीजेपी सब जगह पे। तो क्यों नहीं आप उनका नेटवर्क यूज करके उनके जरिए, और बड़ी इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस पे बैठे उनके लोग वहां पे, तो क्यों ये आप नहीं निकाल पा रहे सबूत उनके खिलाफ कि ये लोग ऐसी साजिशें कर रहे? डीप डार्क स्टेट आप बोल रहे हैं, एक जमाने में आप बोल रहे थे कि टुकड़े टुकड़े गैंग, बाद में किसी ने पूछा तो बोले ऐसा कुछ था नहीं, वो तो जुमला था। अच्छे दिन बोले वो तो जुमला था। तो कल को ये डीप डार्क स्टेट है या नहीं है ये भी हमको पता नहीं। कल को आप ये ना बोल दे कि वो तो डीप डार्क स्टेट तो महज ही एक शब्द था, एक जुमला था। डीप डार्क स्टेट अगर है और भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है, तो भारत के गृह में ऐसे कोई मतलब चुने हुए सांसद या वहां भेजे गए सांसद क्या ये जब बयान देते कि 3 साल से लगातार हमले हो रहे हैं, तो ये क्या वीक स्टेटमेंट नहीं है गवर्निंग उसमें, गवर्नेंस में बैठे लोगों की तरफ से, सत्ता में बैठे लोगों की तरफ से? मुझे लगता है वीकेस्ट स्टेटमेंट है कि आपको 10 साल से आप सत्ता में लगातार बैठे, आपके अभी 15 साल होंगे, और आप 12वें साल में ये बोल रहे हैं, 11वें साल में ये बोल रहे हैं कि लगातार हमले हो रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे। ये कैसा स्टेटमेंट है? तो ये आप ध्यान भटकाना चाहते हैं उन मुद्दों से, बात नहीं करना चाहते, ये बात तय है। और विपक्ष भी अड़ा हुआ है। आज मैंने कुछ देखा सोशल मीडिया पे कुछ वायरल हो रहा था व्हाट्सएप वगैरह में, राहुल गांधी टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं अभी, वो अदानी वाला। तो आई आप मीन पीछे अब ये मैसेज चला गया है साहब। आप कितना इसको मतलब आप जितना इसको खींचेंगे, इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, पब्लिक को समझ आ गया है। महाराष्ट्र के गांव में जो लोग मतलब ये चुनाव की पर्चियों के जरिए जो चुनाव की एक प्रक्रिया करना चाहते थे, मॉक पोलिंग करना चाहते थे, उसको आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता के उसको नहीं होने दिया, वहां पे कर्फ्यू हो गया। इसी भी कुछ नहीं बोल रहा है, बोलते आपको न्याय मतलब आपको लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भरोसा नहीं है। तो ये सब अभी आपकी जो ऑप्टिक्स बिल्ड हो रही है वो गलत हो रही है। आप यहाँ पे मस्जिदों के नीचे मंदिर के अवशेष ढूंढने जा रहे हैं। इतिहास गवाह ये सब हुआ है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आप दुष्यंत दवे को सुन लीजिए, करण थापर को जो इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा है कि ये कौन सा प्रेसिडेंस आप सेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आप वायलेट करके ऐसा करेंगे तो कल को निचली जो छोटी छोटी कोर्ट्स होगी, इसमें अगर ऐसी अर्जियां आनी शुरू होगी कि फला फला जगह पे सर्वे करवाए, तो कितनी जगह पे आप सर्वे करवाएंगे? आप ये मस्जिदों के नीचे मंदिर के अवशेष ढूंढने जा रहे हैं, वहां डॉलर हो गया 85 रुपया। तो अर्थनीति के ऊपर तो ध्यान दीजिए भाई साहब, वो तो है नहीं। आज जो आंकड़े आए, जिस तरीके से इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट आई है, नौकरियां आपको जितनी देनी थी उतनी तो आप दे नहीं पा रहे। पीएलआई स्कीम में जो एक्सपेंडिचर होना था वो भी उतना नहीं हो पा रहा है। तो आप करना क्या चाहते हो? इकोनॉमी टूट रही है, जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था संभल नहीं पा रही है। 2600 डॉलर से भी पर कैपिटा महज 2600 डॉलर से नीचे है। उसमें आप बोल रहे हैं कि कोई डीप डार्क स्टेट आपके ऊपर काम कर रहा है। आपको पता है दुनिया में जो पर कैपिटा जो है इनकम, उसमें कितने कंट्रीज कहाँ पे कितने, हमारा रैंकिंग क्या है अगर हम देखने जाए तो? पर कैपिटा में हमारा रैंकिंग में आपको बताऊं, पर कैपिटा में इंडिया का रैंकिंग में बताता हूं। अगर वो रैंकिंग आप देखेंगे तो आप भौचक के रह जाएंगे कि हम कहाँ पे हैं। हम मतलब हमारी रैंकिंग अगर हम देखने जाए तो उसमें हमारी रैंकिंग जो है वो करीबन वी आर रैंकिंग 122nd, 122nd की हमारी रैंकिंग है। असली विषय तो ये है, गंभीर विषय है ये, इस पे चर्चा होनी चाहिए। एक मिनट, उससे भी कम है। ये तो पर कैपिटा की बात हो रही थी, लेकिन अगर हम पर कैपिटा इनकम की जो बात करें तो उसमें तो हमारी रैंकिंग बहुत ही कम है। उसमें हम अगर देखने जाए तो पूरे जितने भी कंट्रीज है
उसमें हमारी रैंकिंग 122, मतलब पूरे वर्ल्ड के 191 कंट्री, 191 कंट्रीज में हमारी रैंकिंग 122 पे, 122। 22 पे क्रम पे है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम किस दिशा में ये बात कर रहे हैं, ये समझना थोड़ा वो रहेगा कि इस तरीके से तो नहीं चलता है भाई साहब। ये ठीक बात है, ये असली बहुत विषय तो बड़ी ये है, बात इन है, पे चर्चा होनी चाहिए, इन पे बहस इनके होनी चर्चे चाहिए, होने चाहिए। तो बहस उस होनी दिशा में चाहिए। हमारी कोई बात ही नहीं हो रही है। अच्छा, जब हम बात करते हैं हिमांशु जी की, अर्थव्यवस्था हमारी तेज गति से दौड़ रही है, हमारा देश दुनिया की चौथी या पांचवी अर्थव्यवस्था बन गया है, बहुत जल्दी दूसरी तीसरी बन जाएगा। तो ऐसे में पर कैपिटा इनकम अगर बात करें, पर कैपिटा इनकम का क्या रोल है कि अगर हम 122वें नंबर पर खड़े हैं, या हमारा एक और पहले नंबर की जो पर कैपिटा इनकम में जो देश खड़े हैं, इतना जो डिफरेंस है, ऐसे में अर्थव्यवस्था का चौथा पांचवा होना, ये क्या विरोधाभास क्या है? ये हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए इस बारे में। चौथा पांचवा होना ये बात अलग है। और आप अगर देखने जाए तो पर कैपिटा इनकम की जो बात है, उस पर कैपिटा इनकम में हमारे काउंटर्स क्या है, अगर हम उस दिशा से देखेंगे और उस दिशा में बात करेंगे तो हमारे उसमें जो हमारे काउंटर्स है वो बहुत कम है। हमारी पर कैपिटा कुछ आ रही है इंडिया में, आई मीन 2500 $2600 के आसपास आ रही है। दुनिया की अगर आप पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो कहाँ है? तो जो पर पर्सन जो बंदा कमाता है, जो एक बंदा इस देश में जो टोटल जीडीपी होती है, अगर उसकी आप पॉपुलेशन डिवाइड शेयर करेंगे तो उसमें जो पर कैपिटा इनकम है वो तो हम बहुत लो है, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर देखने जाए तो उस दिशा में है नहीं। तो आपको डिस्पोजेबल इनकम बढ़ानी होगी, नौकरियां देनी होगी, तब जाके आपकी अर्थनीति मजबूत होगी। आप ये दलील कर सकते हैं कि दूसरे देश इतने पॉपुलस नहीं है लेकिन वहां पर कैपिटी ज्यादा, पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। तो बस यही समझना है आपको कि अगर पॉपुलस कंट्रीज, लेस पॉपुलस कंट्रीज में पर कैपिटा जीडीपी, तो उनकी करेंसी की वैल्यूएशन देख लीजिए, हमारी करेंसी की वैल्यूएशन देख लीजिए। और उस माहौल में आप बोल रहे हैं कि जीडीपी डाउन है सेकंड क्वार्टर की। तो एक तो पैसा है नहीं वर्ल्ड स्टैंडर्ड के कंपैरिजन का, और उसमें भी ऊपर से आपकी जीडीपी डाउन जा रही है। तो ये कौन सा आर्थिक विकास, कौन से आर्थिक मॉडल की आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। ये बड़े सवाल हैं, यही बड़े सवाल हैं, और इन पे तमाम तरह की चर्चाएँ होनी चाहिए, जो इवेंट पर आने चाहिए, उस पे कोई चर्चा नहीं होती है और लगातार गतिरोध बना हुआ है। अच्छा, जो हम बात करें कि डॉलर के मुकाबले जो रुपये का लगातार कम होना है, कमज़ोर होना है, ये जैसे कि वही वाली बात आती है कि अर्थव्यवस्था तो हमारी आगे पहुँच रही है, रुपये का मूल्य लगातार कमज़ोर होता जा रहा है, और उसके एवज़ में जो हमारा डॉलर के मुकाबले जो रुपया को मजबूत करने का जो लगातार प्रयास चल रहा है, उसमें कितना एक भारत की जो आर्थिक जो उसमें शक्ति है कितनी लग रही है, उसमें कितना उसका देश का नुकसान हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा और हमारे दर्शकों को बताइए कि इसका क्या प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, एक आम आदमी की जेब पर इसका क्या नुकसान है, इसके क्या प्रभाव है, हमारे एक आम आदमी के दृष्टिकोण से सोचें तो आम आदमी की जेब पर से क्या प्रभाव पड़ता है जब रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है? देखिए, जब रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है तो इंटरनेशनल मार्केट में जो कमोडिटी और साइक्लिकल प्राइसेस होते हैं वो बढ़ते हैं। मतलब मान लीजिए कि तेल का दाम बढ़ा, तो तेल आयात करने के लिए आपको डॉलर इंपोर्ट करना, मतलब डॉलर भी इंपोर्ट करना पड़ता है। तो आपका मान लीजिए 84 रुपीज़ था सपोजिंग कुछ महीने पहले, और अगर आज 85 रुपीज़ हो गया है तो 1 रुपया बढ़ गया है। तो करीबन वो जो करेंसी है आपकी, वो उसमें जो एक परसेंटेज वो करेंसी बढ़ गई है। तो जब $1 पर प्रति बैरल जब तेल का भाव बढ़ता है कच्चे तेल का, तो करीबन आप आई मीन भारत देश के, जो भारत देश का जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो फिनेंशियल स्ट्रेस होता है वो करीबन 800 करोड़ रुपए का होता है। तो वो सीधा 900 करोड़ रुपया हो गया करीबन। उस दिशा में अगर वो 1 रुपया भी बढ़ता है तो 100 करोड़ का सीधा झटका है अगर आपका रुपी डिप्रिशिएट होता है तो इसके चलते आप ये कैसे मैनेज करेंगे, ये अर्थव्यवस्था को आप कैसे मैनेज करेंगे? और जब ये तेल के दाम बढ़ते हैं, आपका रुपी डिप्रिशिएट होता है, तो जो आपकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो भी बढ़ जाती है। मतलब आप तेल लेके आएंगे, तेल प्रोसेस करेंगे, पेट्रोल पंप तक लेके जाएंगे तो वो भी बढ़ जाएगी। और जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते तो आपकी सब्जी, आपका दूध, फल जो भी आपके घर तक पहुंच रहा है या खुदरा बाजार में पहुंच रहा है जहां से आप खरीद के अपने घर लेके आते हैं, वो भी कॉस्ट बढ़ गई। क्योंकि आप भी तो स्कूटर या ऐसा कुछ लेके जाएंगे ना खुदरा बाजार में, या चल के जाएंगे या रिक्शे से जाएंगे, जो भी जाएंगे, तो वो कॉस्ट भी बढ़ जाती है।
तो ऑटोमेटिकली आपका जो जिस तरीके से आपका घर चल रहा था एक फिक्स इनकम में, और थोड़ा बहुत पैसा जो आप बचा रहे थे वो नहीं बचा पा रहे आप, तो ये विष चक्र है। और उसके ऊपर जीएसटी कलेक्शन, महंगाई है, महंगाई आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि आप तेल दूसरे राष्ट्र से मंगवाते हैं, तेल मंगवाने के लिए जो करेंसी आपको लेनी पड़ती है वो भी दूसरे राष्ट्र की है, तो वो भी आप मंगवाते हैं। और उसके ऊपर मान लीजिए जो भी यहाँ पे आप काम करते हैं, मान लीजिए दाल 40, 50, 60 रुपये किलो की थी, अगर वो हो गई 180 रुपये किलो, तो 3 गुना उसका भाव बढ़ा है, वो पैकेज प्रोडक्ट है, तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है। आप वही दाल आपकी थाली में कटोरी में जब आती है खाना खाने किसी रेस्टोरेंट में, होटल में, तो उसका भी जीएसटी वाला बिल आ जाता है, तो वहाँ पे भी दाम बढ़ जाता है। तो ये इन्फ्लेशन आपको मार डालता है, और इन्फ्लेशन के ऊपर आपका जीएसटी कलेक्शन। तो देश की अर्थतंत्र में क्या हुआ है कि जो कंजम्पशन हो रहा है वही कंजम्पशन हो रहा है। हुआ क्या है कि नोटबंदी आई, नोटबंदी 2016 में आई, 2017 में आपने जून जुलाई में ये जीएसटी वाला मामला सेट कर दिया, और जीएसटी वाला मामला सेट करने के बाद हमने देखा कि नोटबंदी में से निकलने के लिए हमको करीबन 4 क्वार्टर, 1 या 1.5 साल की ज़रूरत थी। मतलब हम एक फाइनेंशियल ईयर अगर लेके चले तो 5 क्वार्टर अगर लेके चलते हैं, क्योंकि दिसंबर में नोटबंदी हुई थी, और वो एक क्वार्टर जनवरी, फरवरी, मार्च, और उसके बाद का एक मार्च, अप्रैल से लेके पूरा मार्च का एक फिजिकल ईयर में हम ले ले, तो 2016-17 और 2017-18 में हम कुछ स्टेबल होते। पर यहाँ पे आपने पहले ही क्वार्टर में, पहले क्वार्टर के अंत में ही आपने जीएसटी का लाके रख दिया, तो वो 8 क्वार्टर तक वो साइकिल पुल हो गई। तो 2017-18, 18-19 और 19-20, और उस सिचुएशन में हुआ क्या, तो ऐसे माहौल में जो हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से आपका इन्फ्लेशन के ऊपर जो जीएसटी है, जो आपका कलेक्शन है, तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था टूटी हुई है, नौकरियां है नहीं, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं है। और जो हम बात कर रहे थे कि नोटबंदी के बाद जीएसटी का जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसमें 8 क्वार्टर चले गए उसको स्टेबिलाईज करने में। तो 2017-18 वो पूरा साल आपका गया, 18-19 चला गया, और 19-20 अब उस टाइम पे कोरोना आ चुका था। तो कोरोना के चलते हुआ क्या कि लोगों के पास नौकरियां नहीं रही, जितना भी बचत या पैसा था वो कहीं पे बेड नहीं मिल रहे थे, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, तो वो पैसा अपने सर्वाइवल में चला गया। तब जाके हुआ कि बेसिक कंजम्पशन ही रहा और कुछ रहा नहीं, तो बेसिक कंजम्पशन की लोगों को आदत लग गई और लोगों को डर बैठ गया कि पेंडेमिक जैसी बीमारियां देखिए आती है, उसके लिए मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, वो क्या करते, मेडिक्लेम लेके रखते कि एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी आ गई, इमीडिएटली हॉस्पिटल में जाना पड़ा, क्योंकि हॉस्पिटल्स भी बिना पैसा लिए तो आपको एडमिट नहीं करेंगे, तो आप बता दो कि मेडिक्लेम है, आप एडमिट कर दीजिए, कैश वाला जो भी होता है, तो आप इमीडिएटली एडमिट हो जाते हैं। तो मिडिल क्लास ने ये पिछले 10 साल में ये सेटल करके रखा था कि एक मेडिकल इंश्योरेंस का वो अपना खर्चा करके रखते थे। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि डिमांड सप्लाई का इतना बड़ा गैप आया कि आपकी मेडिकल कॉस्ट ही प्लम्पेट हो गई। तो आपने सोच लिया कि ठीक है मैं बेसिक खर्चा करूंगा, और उस दरमियान आपके होटल्स और जो मॉल्स में जो स्पेंडिंग होनी थी वो नहीं हुई, तो इस तरीके से एक बेसिक स्पेंडिंग हुई। वो जो पैसा बचा वो लोगों ने स्टॉक मार्केट में लगाया, क्रिप्टो करेंसी में लगाया, इन जगहों पे लगाया, सोना खरीदा। और उसके बाद सिचुएशन ये हुई कि रिवेंज स्पेंडिंग का ईरा, जब रिवेंज स्पेंडिंग का टाइम खत्म हुआ 2022-23, एक साल में जो रिवेंज स्पेंडिंग का टाइम खत्म हुआ, उसके बाद 23-24 और 24-25 में हम बात कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पे इसकी असर दिखनी शुरू हो गई। तो लोग अभी जो जा रहे हैं, जो जीडीपी का लेटेस्ट सर्वे आया उसमें क्या है कि सर्विस इंडस्ट्री में भी अगर हम देखने जाए तो स्पेंडिंग जो हो रही है वो महज ही टूरिज्म, होटल्स, इन जगहों पे हो रही है। वहां जाके लोग खाना खाते हैं, वो रेस्टोरेंट वाला को थोड़ा फायदा है, बाकी वहां पे कोई मार्केट में खरीदी नहीं होती है। सर्विस सेक्टर टूटा हुआ है क्योंकि टेक्नोलॉजी ने एक डिसरप्शन खड़ा कर दिया है। तो बेंगलोर जैसे जगह पे जहां पे 1000 लोगों को नौकरी पे रखा जाता था, वहां भी ये बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब आ गया है, तो अब 10 लोगों को नौकरी पे रखा जा रहा है, तो वहां पे भी नौकरियां टूटी हुई है। शुक्र मनाइए कि भारत में फिलहाल, मतलब भारत में अगर हम बात करें तो अमेरिका जैसा नहीं है कि ड्राइवरलेस कार्स एंड ड्राइवरलेस ट्रक्स। अगर ये हो हम्म, जाता तो सोचिए हमारी अर्थव्यवस्था की क्या हालत। आई मीन धन्यवाद कीजिए उन शासकों का जिन्होंने ऐसे रास्ते बनाए कि 1 इंच पानी गिरता है तो बाढ़ आ जाती है, तो उसमें तो ड्राइवरलेस गाड़ियां चलेगी नहीं। और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की परत है जिस तरीके से खुल रही है, पुल टूट रहे, ये टूट रहा है, तो उसमें तो ड्राइवरलेस आपको कंसेप्ट ही भूल जाइए। तो यहाँ पे एटलीस्ट वो नौकरियां बची हुई है। बाकी दीपेंद्र गोयल जैसे लोग हैं जोमेटो के, जो नौकरियां दे रहे हैं लोगों को, जो डिलीवरी विलीवरी घर घर खाना का डिलीवरी करके एटलीस्ट वो
15-20 हजार महीने कमा लेता है। हमने देखा है अच्छे खासे पढ़े लिखे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स भी इसमें काम करने जाते हैं, वकील भी जाते हैं डिलीवरी बॉय के तौर पे काम करने के लिए। तो ये सिनारियो है, जो पढ़ता है, इतना पैसा खर्च करके पढ़ता है, उसके पास नौकरियां नहीं है। और ऐसे में चलते सबसे बड़ी चीज इंडिकेटर ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है वो 7.7 से लेकर 2.2 पे आ गई पिछले साल के मुकाबले। इट मीन्स जो रिवेंज स्पेंडिंग हो रहा था, उसका जो इन्वेंट्री बैकलॉग था वो भी खत्म हो गया, और आपके जो कारखाने हैं वो 70% इंस्टॉल कैपेसिटी पे आपको काम करवाने पड़ेंगे, वरना तो उसमें नुकसान है। तो इसकी वजह से हमने ऑटो सेक्टर में इन्वेंट्री डंप देखा कि गाड़ियां 73,000 करोड़ की गाड़ियां पड़ी है। अब या तो वो डिस्काउंट में बेचेगा क्योंकि उसने भी बैंक लोन लेके ये माल भरा लिया है। बीच में कुछ डेटा आया, थार बिकी, ये बिकी, तो लोगों को करना पड़ा। और 70% इंस्टॉल कैपेसिटी के ऊपर अगर मान लीजिए कार कंपनियां काम नहीं करेगी तो उनको भी नुकसान है। तो बिल्कुल। डिमांड नहीं रही है मार्केट में, कहने का मतलब मेरा ये है। और तो डिमांड ये बढ़ाने का जो छोटे कैश फ्लो की बात कही जाती है हिमांशु जी, कैश फ्लो मार्केट में कैश फ्लो जो है नहीं, लगातार। जी। लिक्विडिटी जो जिस तरीके से अवेलेबल होनी चाहिए वो नहीं है। बीच में मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था किसी व्यापारी का, उन्होंने कहा कि आज मैं जाके किसी को 1,00,000-2,00,000 रुपया मांगता हूँ, बोले पहले 10 साल पहले किसी से मांगता था तो इमीडिएटली मिल जाता था, अभी नहीं मिल रहा है। तो कैश क्रंच है, लिक्विडिटी नहीं है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के सब कुछ शिफ्ट हो गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी हमने देखा, ई कॉमर्स वाले क्यों ब्लैक फ्राइडे सेल कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी इन्वेंट्री भरी पड़ी है। और ये जो डेटा आया दूसरे क्वार्टर का, इंटरेस्टिंगली प्रशांत जी, ये डेटा फेस्टिवल सीजन का डेटा है। फेस्टिवल अगर सीजन आप का। देखने जाए जुलाई अगस्त सितंबर फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाते हैं इंडिया में। बिल्कुल अगर ये बिल्कुल डेटा बिल्कुल। तब डाउन है तो दिवाली वाला जो क्वार्टर होगा, मतलब ये अक्टूबर नवंबर अक्टूबर दिसंबर नवंबर का दिसंबर। क्वार्टर का डेटा जो आएगा वो कैसा आएगा ये समझना पड़ेगा। और ये भी इंडिकेट करता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो है वो भी बड़े डिसरप्टर साबित हुए, क्योंकि उसकी वजह से आप मल्टीप्लेक्स मॉल्स वगैरह में नहीं जाते। जो करण जौहर ने कहा था पॉपकॉर्न कॉस्टली है तो नहीं जाते, उन्होंने तो अपना स्टेक भी बेच दिया अपने धंधे में। तो ये स्पेंडिंग भी नहीं हो रहा है, वीकेंड स्पेंडिंग जो होते थे वो भी नहीं हो रहा है उस लेवल वो पे। भी नहीं। हाँ जाते हैं लोग, वो जिसके पास इतना एक्स्ट्रा लेविश पैसा है वो जाते हैं। बाकी हमारे जैसे आप जैसे लोग सब हाँ, लेकिन 10 प्रतिशत साबरमती कितना है रिपोर्ट, वो? नहीं नहीं वो हमारे आप बड़ा जैसे, कम नहीं नहीं प्रतिशत है। हमारे, नहीं नहीं हमारे आप जैसे लोग 10 साबरमती रिपोर्ट की अगर मैं टिकट की कॉस्ट की देखूं तो 600 रुपया टिकट की कॉस्ट है। हम लोग है 600 रुपया उस फिल्म के लिए नहीं खर्चेंगे, हम वेट करेंगे वही। ओटीटी में आएगा या टीवी में आएगा तो देख लेंगे। ठीक बात है, ठीक। तो ये स्पेंडिंग भी बिल- घट रहा है, ये स्पेंडिंग भी घट रहा है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल, बात है कि मिडिल क्लास। ई फेस्टिवल की वजह से, ई कॉमर्स ने जो फेस्टिवल की वजह से वो अपना जो इन्वेंट्री खड़ा किया था, वो इन्वेंट्री इसलिए टूटा पड़ा है और इसलिए ये ब्लैक फ्राइडे सेल शुरू हो गया है कि माल निकालिए, क्योंकि वो माल तो फिर आउट ऑफ फैशन हो जाएगा तो कौन लेगा। आपको पता है आईफोन की वेबसाइट पे जाइएगा, आईफोन के जितने भी कुछ नए नए मॉडल्स अभी आए हैं 13 14, ये सब अभी इन लोगों ने डिस्कनेक्ट कर दिए इंडिया में, डिसकंटिन्यू कर दिए। मतलब वो फोन जिसके पास पड़ा है बिगड़ जाता है तो उसके स्पेयर्स वगैरह अवेलेबल नहीं है मार्केट में, वो फेंक देने का, इसके नया लिए। फोन लेने का। ये सीन है, ये कंपलसरी कंजम्पशन है, सोचिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, बड़ी चुनौती है ये सरकार के लिए भी, और देश की जो आम नागरिक है, मध्यम वर्ग है, उसके तो खासतौर से चुनौती लगातार बढ़ रही है। अच्छा, एक बात और निकल के आती है कि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई का जो प्रतिशत है जो बढ़ने का, और साथ ही जो सेविंग का जो उसमें जो सेविंग की जो प्रतिशत है व्यक्ति की, जब बैंक बैंक में पैसा रखता है आदमी, जो उसमें प्रतिशत ब्याज मिलता है उसे। आज मैं दिनेश जी को सुन रहा था तो उन्होंने बड़ा विषय उठाया है। तो ऐसे में आम आदमी की समझ को, आम आदमी के दृष्टिकोण से, क्योंकि आज हम आम आदमी के जुड़े मुद्दों पर ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, पूरी अर्थव्यवस्था आम आदमी को कैसे प्रभावित करती है। ऐसे में जो महंगाई दर बढ़ रही है और जो उसकी बचत का पैसा है, इसमें जो अंतर है, उससे आम आदमी की जो अर्थव्यवस्था है, आदमी की जो बचत है, क्या वो माइनस में नहीं जा रही है? क्योंकि महंगाई दर तो उससे कहीं ज्यादा बढ़ रही है, जो बचत को से पैसा मिल रहा है बैंक में ब्याज दर पे। थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताइए, हमारे दर्शकों को समझ में आएगा, आम आदमी, क्योंकि आज हम उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो सीधे आम आदमी को हिट करते हैं आर्थिक रूप से। बिल्कुल, ये उस दिशा में ही जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देखिए हुआ क्या है, आप जैसे मैंने कहा ऑलरेडी इन्फ्लेशन है, कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। पूरी दुनिया में 86% ऑयल का रिजर्व्स है, वो मिडिल ईस्ट, फॉर्मर सोवियत यूनियन और यूएसए के पास है। तो आपको तेल हमेशा कहीं और से ही मंगवाना पड़ेगा, कच्चा तेल। वो मंगवाने की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ गई है वॉर जोन्स की वजह से, शिपिंग रूट्स चेंज हो गए हैं, तो आपको उसके ऊपर इंश्योरेंस
फ्रेट कॉस्ट जो होती है उसके ऊपर इंश्योरेंस, जब शिपिंग रूट मान लीजिए ऐसे नॉर्मल थी, अभी ऐसे हो गई है, तो जब जहाज आएगा तेल लेकर तो वो भी तेल इतना खाएगा, तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो भी बढ़ गई यहाँ से वहाँ तक ले जाने के लिए, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक ले जाने के लिए। उसके ऊपर जिस तरीके से होतीज वगैरह ने रेड सी में जो अटैक्स वगैरह किए थे, तो वो शिपिंग रूट सब सेफ नहीं रहे, तो उसकी वजह से आप दूसरे शिपिंग रूट पे आएंगे तो वहाँ की इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए रेड सी वाली रूट से आते तो इंश्योरेंस कॉस्ट और बड़ी हो जाती है। तो ये इम्पैक्ट करता है आपको डायरेक्टली, आपको महंगाई ऐसे इम्पैक्ट नहीं करती, लेकिन ये कॉस्ट जब ऐड करके जाएंगे तो आपकी ऑयल की जो लैंडिंग कॉस्ट आती है सब चीज़ों को मिला के वो $5 से $10 बढ़ जाती है। मतलब मान लीजिए कि आपने 65 या $70 प्रति बैरल में ये तेल खरीदा है, वो आपके पोर्ट तक पहुंचते पहुंचते $75 या $80 प्रति बैरल पहुंच जाता है ऑलरेडी। और जब वो प्रोसेस होके आपके पास आएगा तो उस दिशा में जाएगा और उसका भाव उस लेवल पे होगा। तो उसमें ये इंटरेस्ट रेट, ये सेविंग्स करना, ये पॉसिबल कैसे बनेगा? ये पॉसिबल कैसे बनेगा? और ऊपर से क्या हुआ है, हिंडनबर्ग ने जो बात रखी है अदानी के मामले में कि वो जो जिस तरीके से ओवर इनवॉइसिंग करते थे, मतलब 100 करोड़ की कुछ चीज लेनी है तो वो 10,000 करोड़ में लेते थे, वो पैसा जाता था उनकी किसी विदेशी कंपनी को जो विनोद अदानी हैंडल कर रहे हैं मॉरिशस वगैरह में, तो वहां से वो पैसा का जो चला गया तो उसके ऊपर टैक्स नहीं मिलता है सरकार को, क्योंकि वो फॉरेन में लिस्टेड कंपनी है, वो वहाँ पे अपना 2-5% टैक्स दे के वो तो प्रॉफिट खा जाती है, और वही पैसा वो बरमूडा मॉरिशस सब जगह से घुमा के अपनी शेयर्स की भाव बढ़ाने में डालते हैं, और वही शेयर्स प्लेज करके आप बैंक से 10,000 करोड़ का लोन उठाते हैं, तो आप हमारे और मेरे हिस्से की जो नोट है वो खा गए और सरकार को ज्यादा नोट प्रिंट करनी पड़ी। तो इन्फ्लेशन के ऊपर, महंगाई के ऊपर बहुत बड़ी प्रेशर है। और जब ये लोन्स छोटे छोटे व्यापारियों को नहीं मिलती है, तो आप जैसा जो छोटा शहर होता है, मेरठ, दिल्ली बड़ा शहर है, मेरठ टियर 3 सिटी है, तो मेरठ जैसे शहर में जो मध्यम मतलब स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो तो भूल जाइए आप, ये सस्टेन ही नहीं हो पाएंगे क्योंकि इनको लोन नहीं मिलती है, लोन नहीं मिलती है, वो धंधा नहीं कर पा रहे। आज अदानी सक्सेसफुल, अदानी का बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि डेट है उसके ऊपर 2.6 ट्रिलियन से लेकर 2.8 ट्रिलियन तक। तो अगर वही डेट के ऊपर वो सक्सेसफुल है और दूसरे लोगों को जब उधारी नहीं मिलती तो धंधा होगा नहीं, डिमांड खत्म हो गई है मार्केट में, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं है। तो ये सब मुद्दे हैं और इन सब मुद्दों के चलते होगा क्या कि आपकी सेविंग्स की जो रेट है, मतलब मैंने भी एक दिनेश वोरा जी का प्रोग्राम देखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि सेविंग्स इंटरेस्ट में आपको सेविंग्स इंटरेस्ट जीरो होने वाली आने वाले दिनों में। जापान में ऑलरेडी नेगेटिव इंटरेस्ट रेट रिजीम है, मतलब आप बैंक में पैसा रखने जाएंगे, बैंक आपसे पैसा लेगा बैंक में पैसा रखने के लिए। क्या लेकिन इसके लिए क्या भारतीय जनमानस जो है वो तैयार होगा? क्योंकि भारतीय जनमानस की तो एक बड़ा नेचुरल उसकी नहीं एक भारतीय, नहीं भारतीय जनमानस कहाँ, भारतीय जनमानस के पास कहाँ सोचने का वक्त ही है, वो तो 2 वक्त की अपनी रोटी कमाने में व्यस्त पड़ा है। महंगाई इतनी है, ये सब मामले इतने, 5 रुपए के बिस्किट के दाम पे भी अगर जीएसटी आप उठा लेते हैं, 10 रुपए की छाछ की थैली पे भी आप अगर जीएसटी उठा लेते, तो भारतीय प्रजा के पास ये सब सोचने के लिए, डायलॉग बाजी करने के लिए, ये तो आप और हम चर्चा कर रहे हैं, बाकी के लोगों को कहाँ इंटरेस्ट है। आप मेरठ के किसी चौराहे पे जाके चलिए, बात करना शुरू कीजिए, कौन लोग आपके साथ जुड़ते हैं देखते हैं, नहीं आएगा। कोई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो उसके वक्त नहीं है, लगातार उसे जो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपकी बात में दम नहीं है, लोगों के पास ये वक्त नहीं है। दूसरा, हम पत्रकार वक्त हैं, तो हम लोग ये मुद्दे चर्चते हैं, हम मुद्दों के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो एक आम इंसान होता है, मान लीजिए कोई मोबाइल कंपनी में सेल्समैन है, या कोई इंश्योरेंस कंपनी का कुछ काम कर रहा है, या मान लीजिए वो कोई पापड़ बना के रेडी रेकड़ी चला के हर दुकान पे जाके अपने पापड़ बेचता, उससे क्या लेना देना देश की राजनीति इन सब मुद्दों से, कि वहां पे वॉर होती है तो हमको कैसे इम्पैक्ट होता है। वो शाम थका हारा जब घर आएगा तो वो देखेगा टेलीविजन, टेलीविजन पे अब क्या परोसा जा रहा है ये आप देख रहे हैं, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने जा रहे हैं, यहाँ पे डॉलर पहुंच गया 85 रुपया, कितनी इम्पैक्ट होगी आप सोचिए। वो तो बात कोई कर नहीं रहा है, तो बंदा वो देख दाख के सो जाता है, डिसाइड करता है कि बराबर है, ये जो सरकार अपना एजेंडा चला रही है उसमें हमको इसको सपोर्ट करना चाहिए, हिंदुत्ववादी वाली सरकार है। बट आपकी जेब में छेद हो रहा है, ये आप देख नहीं पा रहे कहीं पे भी, कोई बात करने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। असली बात ये है कि मुद्दों से हटाने का जो कवायद है लगातार शासन की तरफ से, वह उसमें कामयाबी हो रही है, क्योंकि आम आदमी के जो मुद्दे हैं, उस पे कोई ना कोई चर्चा होती है और जिसमें पार्लियामेंट लगातार बाधित भी हो रही है।
और जैसे अडानी का जैसे मुद्दा आपने बताया, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ। और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर दो देशों के बीच में उसको लेकर मुद्दा बन रहा है, तो सरकार को तो इस पर बहस करनी चाहिए, क्लियरिफिकेशन करना चाहिए। और जो भी इसमें पूरे प्रकरण में जिस तरह से संलिप्तता जिन लोगों की भी है, चाहे उसमें कोई भी दोषी हो या दोषी नहीं हो, उसका पूरा स्पष्ट उसमें बयान देना चाहिए सरकार को। तो आने वाले समय में अडानी का मुद्दा आपको किस दिशा में जाता दिखाई देता है, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से दृष्टिकोण से बात करें? क्योंकि लगातार आपने जो पूरा एपिसोड है अडानी को लेकर, जो तमाम तरह के घटनाक्रम सामने आते हैं बार बार, चाहे वो देश के अंदर आते हो, चाहे माधवी बुच का आता हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आता हो, तो लगातार आप उसको फॉलो भी कर रहे हैं और लगातार आपने देखा भी है और लगातार उस पर आप डिबेट भी करते रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में अडानी के सामने चुनौती किस तरह की बढ़ेंगी, और अगर अडानी के सामने चुनौती बढ़ती है तो सरकार के सामने क्या चुनौती बढ़ेंगी, क्या लगता है? अदानी का मामला फिलहाल अगर हम देखने जाए तो यूएस की कोर्ट में उसके सामने आरोपनामा लगा है। अब वो जो आरोपनामा लगा है वो सबूतों के दो बेस पे लगा है कि ये सबूत हमको मिले, इसके वजह से हम आपके सामने ये आरोपनामा लगाते हैं। क्योंकि आप अगर यहाँ के इन्वेस्टर्स का पैसा लेके जाते हैं तो आप करप्ट फॉरेन प्रैक्टिसेस का जो लॉ है 1977 का अमेरिका का, उसके मुताबिक आप कुछ गलत सलत करके कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं ले सकते। तो ये पूरा का पूरा एक लीगल केस है, नो डाउट। चर्चा हर जगह पे इसके मामले में, और संसद में चर्चा इसलिए होगी क्योंकि जिस तरीके से बातें आ रही है कि प्रॉक्सिमिटी इसकी सत्ता में बैठे लोगों के साथ एक उद्योगपति की, तो इसका ये चर्चा का मुद्दा बिल्कुल बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है और चर्चा होनी भी चाहिए। लेकिन ये लीगल मामला होने के वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, अदानी ग्रुप को 21 डेज का टाइम दिया गया है कि आप 21 दिन में इसका जवाब फाइल कीजिए। तो अभी 11 दिसंबर तक मुझे लगता है मामला तूर पकड़े रखेगा, उसके बाद वो क्या जवाब देते, क्या होता है देखना पड़ेगा। बीच में हमने देखा महेश जेठमलानी और मुकुल रोहतगी आ गए, उन्होंने बोल दिया कि भाई ये तो कोई इतना बड़ा वो नहीं है, इसमें जो जो काउंट लगाए गए वो जिस तरीके से कि घूस देने का इंटेंशन था, घूस दी थी या नहीं दी थी ये प्रूव नहीं हुआ है। तो बहस इस मुद्दों के ऊपर होगी। लेकिन क्या है प्रशांत जी, राष्ट्रवाद सिर्फ भारत में नहीं है, राष्ट्रवाद की जड़ें बहुत मजबूत है अमेरिका में। राष्ट्रवाद के चलते वियतनाम वॉर में जो हुआ था वो भी बाहर नहीं आया था, वो भी वहां का मीडिया लेके आया था। राष्ट्रवाद के चलते वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की जो थियरी थी बुश की, उसको सिर्फ 4 पत्रकारों ने चैलेंज किया था वहां पे। तो राष्ट्रवाद के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है वहां पे, सालों से हो रहा है। तो वहां के राष्ट्रवादी वकील अपने निवेशकों के बारे में, अपने निवेशकों का इंटरेस्ट मद्देनजर रखते हुए किस तरीके से केस लड़ते हैं, वकील अपनी कौन सी साइड, डिफेंस का जो लॉयर होता है या प्रोसिक्यूटर्स जो भी होते हैं, वो अपना किस तरीके से अपना केस रखेंगे, दलीलें किस तरीके से होंगी, लॉजिकल बातें किस तरीके से सामने आएंगी, ये पूरे के पूरे मामले का नतीजा उसके ऊपर निर्भर है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंडाइटमेंट आया आरोपनामा है। अब आरोपनामा क्या होता है, आप मुझ पे आरोप लगा सकते हैं कि हिमांशु जी ने मुझे 6:30 बजे ज्वाइन करने के लिए बोला था लेकिन वो ज्वाइन नहीं हुए, अब 8 बजे ज्वाइन करने के लिए बोला तो मुझे गलत एक रीज़न दे दिया और वो मुझे लगता है कि सही बात नहीं बता रही, ये आपका आरोप है। लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा। मेरे एंड पे शायद ये भी हो सकता है कि यहाँ पे मेरा मॉडम डिस्कनेक्टेड हो या मेरा ब्रॉडबैंड सर्विसेज डिस्कनेक्ट हो या मेरी कोई दूसरी प्रायोरिटी हो, तो ये आरोप आप लगा सकते हैं। लेकिन आरोप सही है या गलत, वो एक तीसरा इंटरमीडिएट जो होता है जुडिशरी बॉडी, वो डिसाइड करेगा कि क्या आरोप सही है गलत है किस तरीके से। हर किसी को मतलब ये है कि वहाँ का जो स्ट्राइक रेट है या वहाँ का जो कन्विक्शन रेट है उसके मुताबिक चलते हुए तो ये सब अभी हो गया तो हो जाएगा। लेकिन वकील किस तरीके से दोनों पक्ष से अपनी दलीलें रखते हैं, क्या होता है ये इस दिशा महत्वपूर्ण। में, कैसे चलता है, ये ये सब देखना पड़ेगा। बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक कहा, ये महत्वपूर्ण है। डोनाल्ड ट्रंप वाली थियरी भी आप भूल जाइए, कैश पटेल वाली भी थियरी आप भूल जाइए कि गुजराती आ गया तो वहाँ के गुजराती जो है वो जब यहाँ आते हैं तो मिनरल वाटर से हाथ धोते हैं। तो भाई साहब मतलब वो ऐसा नहीं है कि गुजराती गुजराती सेंटीमेंट, वहाँ जो अमेरिका में पला बड़ा गुजराती वो पहले अमेरिकन है, वो नेपाल से। अमेरिकन इंटरेस्ट पहले देखेगा। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट का नारा दे के जिस तरीके से ब्रिक्स वालों को जो धमकी दे दी है कि अगर आपने आपकी करेंसी लॉन्च की तो 100% में टैरिफ लगा दूंगा, सैंक्शंस लगा दूंगा, तो मतलब आप समझिए वो किस तरीके से और किस दिशा में बात कर रहे हैं। अच्छा हिमांशु, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, ब्रिक्स की जो बात कही आपने, करेंसी लॉन्च करने की जो बात लगातार इस पूरे ग्रुप के द्वारा कही जा रही है, ऐसे में भारत की जो स्थिति है, जो दोनों ग्रुप में भारत है, क्वाड और ब्रिक्स दोनों में कहीं ना कहीं उपस्थिति है, तो ऐसे में भारत का जो रोल है आने वाले समय में, अगर अंतर्राष्ट्रीय पोजीशन के हिसाब से देखें,
तो भारतीय कौन सा ग्रुप ज्यादा मुफीद है, कौन सा ज्यादा फायदेमंद है कि क्वाड या ब्रिक्स? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तलवार निकाल रखी है ब्रिक्स को लेकर। वह भी लगातार उनके जो बयान आते हैं, स्टेटमेंट आते हैं, वह भी उनका स्पष्ट नजरिया पेश करते हैं। ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो करेंसी को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, अपनी अपनी करेंसी को मजबूत करने की दिशा में आने वाले समय किस तरह की आप संघर्ष देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? देखिए, बहुत स्पष्ट मामला है। भारत की जो डिप्लोमेटिक आउटरीच थी वो पिछले 10 सालों में एक तरीके से देखने जाए तो बहुत ही लाउड हो गई है। अब जैसे ही डिप्लोमेटिक आउटरीच आपकी लाउड होती है तो वो एक पूरा अलग मामला बन जाता है, और जब ये अलग मामला बन जाता है, आप एक अटेंशन सीकर के उस पर आ जाते हैं कि आप सब आपको अटेंशन देने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में दूसरे पक्ष भी खड़े होते हैं। क्योंकि जब आप नेशनलिज्म की बात करेंगे तो इंटरनेशनलिज्म की जो थियरी है उसके मुताबिक दूसरे व्यापारी मुल्क होंगे या वो आपसे आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी बातों को तवज्जो भी देंगे, लेकिन साथ साथ में ये निर्जर और पन्नू जैसे मामले में आपके ऊपर वॉच भी रखेंगे, और कहाँ पे आप टूट रहे हो तो उसके ऊपर आपको आपके मतलब उसके ऊपर आप शिकंजा मजबूत करने की कोशिश भी करेंगे। ब्रिक्स करेंसी लॉन्च करने वाला, ये बात जब पहले भी मतलब ट्रंप आए थे तब भी बात थी। पिछले ब्रिक्स के समिट में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बात की, तो ट्रंप ने आते ही क्यों ऐसा कह दिया कि उसको पता है कि 240 की जो टर्फ पे आप बैटिंग कर रहे हो भारत में, वो वीक टर्फ है। आप समझने की कोशिश कीजिए। और ब्रिक्स की करेंसी जो है वो लॉन्च कब हो सकती है? यूरो क्यों लॉन्च हुई? यूरो लॉन्च करने का एक महज कारण ये था कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जैसा था यूरोपियन कंट्रीज के बीच। शेंगन वीज़ा मतलब आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क इवन कार लेके जा सकते हैं, यूरेल में ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसे कोई कॉमन प्रोजेक्ट्स अगर ब्रिक कंट्रीज में है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के हो, ट्रांसपोर्टेशन के हो, एयरलाइन कोड शेयरिंग हो, या कोई ऐसे एक्सचेंजेस हो कमोडिटी को लेके या करेंसी को लेके या मनी मार्केट्स को लेके या स्टॉक मार्केट को लेके, तब जाके आप अगर करेंसी लॉन्च करोगे तो उसका फायदा वो करेंसी फ्लोट होना शुरू होगी। लेकिन करेंसी पहले आप लॉन्च करोगे और बाद में ये करने जाओगे तो ऐसा नहीं होता है। मतलब आपने पहले रुपया लॉन्च कर दिया और बाद में आपने कहा कि अब टिकट लेनी है आपको रेल की, लेकिन आपको टिकट मिलेगी मतलब मेरठ से आप बैठोगे तो जो लास्ट स्टेशन होगा उत्तर प्रदेश का वहां तक की टिकट मिलेगी। बाद में तो दूसरा स्टेशन शुरू होता है राजस्थान का, तो वहां से वापस आपको उतर के राजस्थान का जो करेंसी है वो चला के वहां से उसकी टिकट लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता है। रेल आ गई, रेल में अब मेरठ से आप टिकट लेके अहमदाबाद आना चाहते तो राजस्थान क्रॉस करके गुजरात आते तो वहां पे वही करेंसी चलती है, वही टिकट चलती है। तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो ब्रिक्स में होना चाहिए, इतने सालों से ब्रिक्स काम कर रहे हैं लेकिन मैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ब्रिक्स के अंदर देख नहीं रहा हूं। तो इसके चलते करेंसी आप लॉन्च कर देंगे, करेंसी खर्चेंगे कहां पे? चलिए मैं मानता हूं रशिया सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, वो आपको ऑयल दे देगा। मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज आपके साथ आ रहे हैं, चले वो भी मैं मान ले रहा हूँ। मिडिल ईस्ट बोल रहे हैं हम युआन में पेट्रो मतलब पेट्रो डॉलर की बजाय हम पेट्रो युआन करेंगे, लेकिन ब्रिक्स की करेंसी वो लोग एक्सेप्ट करने के लिए क्या तैयार हैं? और ब्रिक्स की कोई करेंसी अगर मान लीजिए लॉन्च होती है, जिस तरीके का स्टैटिस्टिक्स है ब्रिक्स का पूरा, अगर ब्रिक्स का पूरा स्टैटिस्टिक्स आप स्टडी करेंगे तो वी आर अ गुड आई मीन आइडियल मार्केट साइज, फिनोमिनल इमर्जिंग कंट्री मार्केट, इमर्जिंग कंट्रीज जिसको कहा जाता था, वो एक बहुत अच्छा खासा मार्केट साइज है। लेकिन उसकी वैल्यूएशन क्या लगाएंगे आप? यूरो से ज्यादा, डॉलर से ज्यादा पॉसिबल है? ये सब मुद्दे हैं। रशियन रूबल की आज क्या वैल्यू है? चाइनीज युआन की आज क्या वैल्यू है? ब्राजीलियन जो भी मनी है उसकी क्या वैल्यू है? साउथ अफ्रीकन रैंड की क्या वैल्यू है? तो ये सब कंबाइन करके इंडियन रुपी की क्या वैल्यूएशन है, तो ये सब कंबाइन करके भी आप चलेंगे तो भी आप वो लेवल की करेंसी निकालनी जो एक करेंसी रिजर्व के तौर पे खड़ा हो जाए, इट्स नॉट इजी। बोलना इससे क्या आसान है, दुनिया में? नहीं जी, मेरी जी। बात सुनो, बोलना बहुत आसान है किसी मंच पे जाके, लेकिन उसके अंदर की जो निटी ग्रिटीज है वो समझना, वो करना, वो इतना आसान नहीं है। तो क्या इनसे पूरा संघर्ष नहीं बढ़ेगा? आर्थिक संघर्ष जो बढ़ेगा दुनिया के अंदर, उससे तो बड़ा पूरी दुनिया के नागरिक, बड़ा लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि अगर बड़े देश आपस में लड़ेंगे करेंसी को अपना आगे रखने के लिए, तो पूरे एक आर्थिक युद्ध के तौर पर हम देख सकते हैं तो पूरे इस विषय इसीलिए को। इसीलिए ये डी डॉलराइजेशन का जो खेल चल रहा है उसमें इन्होंने इसीलिए ब्रेक लगा दी ना कि ब्रिक्स भाई करेंसी नहीं लॉन्च करेगा। ऑलरेडी हम युआन के सामने और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के सामने और इन सब के सामने तो फाइट कर रहे हैं। ऊपर से मिडिल ईस्ट वालों ने बोल दिया कि पेट्रो युआन हो जाएगा, पेट्रो डॉलर नहीं चाहिए, पेट्रो डॉलर भी रहेगा, पेट्रो युआन भी रहेगा, हमारा डॉलर की वैल्यू क्या रहेगी?
तो वो जो करेंसी, रिजर्व करेंसी का जो वर्चस्व है वो बनाए रखने के लिए ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया है, और उसके तरीके से वो अमेरिकन हेगेमनी उसका मेंटेन करना चाहते हैं। महत्वपूर्ण आपने बातें कही हैं और आज हमने अंतर्राष्ट्रीय विषयों के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों को उठाया है और जो आम आदमी के जो जेब को लगातार प्रभावित करते हैं, उन मुद्दों को भी हमने इस डिबेट में रखा है। और हिमांशु जी ने उस विषय को बहुत ही विस्तार से, बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है, जो कि हमारे दर्शकों को आराम समझ में आएगी कि उसकी जो जेब पर जो देश की अर्थनीति है या दुनिया की जो अर्थनीति है, उसका क्या प्रभाव उसकी जेब पर पड़ता है। मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा ज़रूर पसंद आएगी और उन्हें पूरा आर्थिक विषय भी काफ़ी हद तक उन्हें समझ में आएँगे कि अर्थनीति उनकी जेब पर कितना गहरा प्रभाव डालती है, नकारात्मक या सकारात्मक दोनों तरह से। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देता हूँ और हिमांशु जी का बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही अच्छी चर्चा और विस्तार से पूरी चर्चा को प्रस्तुत किया। बहुत धन्यवाद आपका। जी, धन्यवाद आपके दर्शकों का, आपका सभी का। और मैं आपसे वैसे भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।